नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ है। उम्मीद है आपने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो कोई बात नहीं है। हम ही जो विजन आईएएस की जो सबसे बढ़िया, तो हम मानते हैं भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी टेस्ट सीरीज होती है, तो उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो पहला टेस्ट है जिसके अंदर जो हमारी जो पॉलिटी है, जिसको हम भारतीय राज्य व्यवस्था, और साथ ही साथ इसके अंदर करंट अफेयर अटैच किया गया है। वीडियो की लिमिट हम एक बार पहली जो वीडियो उसकी कम ही रखेंगे, आगे लिमिट बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो इसमें टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें लिखा भी संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। तो इसका जो पहला कथन है वो बिल्कुल क्या है, सत्य है। क्योंकि जो हमें धर्म की स्वतंत्रता की दी गई है उसके अंदर हम ये भी है कि हम किसी भी धर्म को न माने। क्योंकि हम क्या, जो हमारे हम किसी भी धर्म को मानने हमें स्वतंत्रता दी है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहता है तो उसके लिए भी क्या है, वह आज़ाद है। अगला है, यह सभी धर्मों के परिवर्तन पर रोक लगाता है। तो ये कथन इसका गलत है। क्योंकि वह किसी, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो जो वो अलग कोई दूसरा धर्म है उसको अपना सकता है। तीसरा कथन कहता है ये विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये कथन भी क्या है, गलत है। क्योंकि ये जो स्वतंत्रता है वह भारतीय और दोनों के लिए लागू होती है। तो पूछा गया है इसका सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल एक। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जो हमारा जो भारतीय संविधान में जो धर्म की स्वतंत्रता है वह कहाँ पर है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत है। तो इसके अंदर यह कहा गया है, जैसे पहले कथन के अंदर हमने जो डिस्कस किया वही है। दूसरा कहता है वो वही चीज़ है भी, जो किसी भी धर्म को वह क्या कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार धर्म में परिवर्तन कर सकता है या शामिल हो सकता है। चौथा कथन कहता है भी वह ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों पर भी क्या होता है, उपलब्ध होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति निहित है। तो ये जो कोई भी आपातकाल हो उसकी शक्ति जो निहित होती है वो किसके अंदर होती है, राष्ट्रपति के अंदर होती है। ठीक है, तो ये क्या कहता है भी, अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति क्या करता है, प्रदान कराता है। यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कैसी स्थिति भी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो हमारी जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए हमें एक वित्तीय आपातकाल लगाने की आवश्यकता है। जिसके अंदर क्या कर सकता है, वह जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके जो भत्ता है या उनके जो वेतन है उसमें कमी कर सकता है। साथ ही साथ जो सरकारी खर्च है या जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको बंद किया जा सकता है। साथ ही साथ जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी क्या किया जा सकती है, वेतन में कटौती की जा सकती है। तो ये कब किया गया था, तो ऐसा एक बार प्रत्यय यानी सिचुएशन बनी थी, मगर वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया था। कहता है भी 38वें संविधान संशोधन जो संविधान अधिनियम था 1975 में, कहा गया है भी राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए संतुष्टि अंतिम और निर्णायक मानी जाएगी। यानी अगर हमारा जो राष्ट्रपति है वो इस बात के लिए संतुष्ट होता है तो वह वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। साथ ही साथ किंतु इसमें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे होगी। यानी जो राष्ट्रपति की जो संतुष्टि होगी या जो विवेक की शक्ति होगी वह न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। यानी वह उसको भी, यानी न्यायालय उसकी क्या करता है, विचार कर सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में द फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया, यानी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है हमारी 2021 को प्रकाशित की गई, तो इस बारे के संदर्भ में हमें क्या करना है, कथनों पर विचार करना है। तो ये रिपोर्ट हर 2 वर्ष दो आती है, तो अब की बार 2023 के अंदर ये रिपोर्ट आनी है। तो क्या हो सकता है भी 2021 की जो रिपोर्ट है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इससे क्या कहता है, इससे प्रतिवर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। तो ये पहला ही कथन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहला, क्योंकि ये जो हमारी जो रिपोर्ट होती है वह प्रत्येक 2 वर्षों के अंदर जारी करती है, न कि 1 वर्ष के अंदर। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कहता है वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। तो ये दूसरा कथन भी हमारा क्या है, गलत हो जाता है। क्योंकि ये 10,000 नहीं है, ये लगभग हमारी 2,000 के आसपास है। अगला कहता है विगत 2 वर्षों के अंदर जो वनारण्य में सबसे अधिक जो वृद्धि दर्ज की है वो मध्य प्रदेश ने की है। तो ये कथन भी क्या है, गलत है। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन इसका सही नहीं है, तो इसके तीनों ही कथन है वो सही नहीं है, यानी तीनों के तीनों गलत है। तो आंसर हो गया हमारा इसका डी। ठीक, तो क्या कहता है, पर्यावरण जो वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक है, यह वन आवरण, वृक्ष आवरण और मैनग्रोव क्षेत्र और वन्यजीव की बढ़ती संख्या और भारत में वनों में कार्बन स्टॉक किसकी
कार्बन स्टॉक की और वन की यानी जंगलों में लगने वाली आग होती है उसकी निगरानी भी करता है। साथ ही साथ जो बाघ आरक्षित क्षेत्र होते हैं उन वनों के विस्तार के बारे में भी जानकारी देता है। और भारत के वनों में की जमीन से ऊपर जो बायोमास होता है उनका भी क्या लगाता है, ये अनुमान लगाता है। तो कथन एक ही सही नहीं है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट होती है हमने क्या कौन सी है, द्विवार्षिक आधार पर है, यानी 2 वर्षों में एक बार आती है। दूसरा कथन इसमें कहता है भी रिपोर्ट के अनुसार विगत 2 वर्षों के अंदर ये कितनी थी, 261 वर्ग किलोमीटर की कथित वृद्धि हुई है, जबकि कथन के अंदर कितना दे रखा था, 10,000 देखा था। और 2019 के आंकलन के अनुसार कुल वन क्षेत्र और वृक्षारोहण में कितनी हुई थी, 261 की वर्ग की क्योंकि वृद्धि दर्ज की गई थी। और वन आरोहण में सर्वाधिक खुले जंगल हुए थे और उसके बाद अत्यधिक घने जंगल दर्ज किए गए थे। तीसरा कथन क्या था, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हुई है वो कहाँ पर हुई है, आंध्र प्रदेश के अंदर हुई है वृद्धि देखिए, इसके बाद तेलंगाना के अंदर है, फिर ओडिशा के अंदर है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, वन क्षेत्र है, और अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ इसके बाद में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भी भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी समानताएं विद्यमान है या कौन सी समानताएं पाई जाती हैं। पहला कथन कहता है भी संसद की सर्वोच्चता। दूसरा कथन कहता है निर्वाचित राज्य का प्रमुख। तीसरा कथन कहता है भी बहुमत प्राप्त दल का शासन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि हमें कौन सा उत्तर हमारा सही है। ठीक है, तो इसका जो हमारा जो सही उत्तर है वो देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया भी जो भारतीय संसद प्रणाली में और ब्रिटिश संसद प्रणाली क्या समानती है। सबसे पहला कथन है भी जो संसद की सर्वोच्चता, तो ये जो पहला कथन है हमारा जो गलत हो जाता है, क्योंकि हमारी जो संसद नहीं है, हमारा संविधान सर्वोच्च है, हमारी संसद सर्वोच्चता नहीं है। तो पहला कथन गलत होने से हमारे आंसर बचता है, या तो ए होगा या कौन सा होगा, डी होगा। ये दो ही ऐसे कथन है जो आंसर हो सकते हैं। तीसरा पूछा गया है निर्वाचित राज्य का प्रमुख। तो ये क्या है भी भारत के अंदर होता है वो जो राज्य का जो प्रमुख होता है, यानी जो राष्ट्र का हमारे जो देश का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है। मगर जो ब्रिटेन है उसके अंदर ये क्या होता है, वंशानुसार होता है, यानी वंश के आधार पर इनको चुना जाता है। दूसरा कहता है जो बहुमत प्राप्त दल का शासन। तो ये जो तीसरा कथन है वो हमारा सत्य है, क्योंकि वहाँ पर भी जो शासन है ब्रिटेन के अंदर भी ऐसा ही शासन होता है जहाँ पर जो बहुमत प्राप्त दल होता है वही शासन करता है। और जो भारत होता है वो हमें यह क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे ये क्या है, जो बहुमत प्राप्त दल होता है वो क्या करता है, शासन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, सी। ठीक है, तो ये सारा दे रखा है कौन कौन सी समानताएं इसके अंदर हमारी अंदर कौन कौन सी। एक तो जो औपचारिक और वास्तविक कार्यपालिका है, बहुमत प्राप्त बदल का क्या है, शासन है। विधायिका प्रति कार्यपालिका की सामूहिक उत्तरदायित्व है वह। साथ ही विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता के बारे में, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व, और निचले सदन यानी लोकसभा और विधानसभा का क्या होता है, विघटन होता है, क्योंकि जो उच्च सदन होता है उसका विघटन नहीं होता है। जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारतीय संसद प्रणाली में कुछ अंतर भी हैं, जैसे भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभुत्व निकाय नहीं है। साथ ही भारत का जो राज्य का जो मुख्य होता है वह निर्वाचित होता है, यानी गणराज्य होता है, जबकि ब्रिटेन में ये क्या होता है, वंशानुगत होता है, यानी राजशाही पद्धति के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। क्या कहता है भी उपयुक्त में से किसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। यानी जो जितने भी दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो देखते हैं, सबसे पहले अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, विशिष्ट आमंत्रित और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, स्वयं प्रधानमंत्री ही होता है। तो प्रधानमंत्री अपने आप की नियुक्ति कैसे कर सकता है, तो इसका जो पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद में जो उपाध्यक्ष है वो इसके द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद में जो विशिष्ट आमंत्रित जो सदस्य होते हैं उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा करते हैं। और मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी की जाती है। क्या कहता है भी नीति आयोग का संगठन कुछ इस प्रकार से किया गया है। अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो यानी जो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरे जो शाही परिषद होती है इसमें क्या होता है भी जो सभी राज्य होते हैं उसके मुख्यमंत्री होते हैं, और जो विधानमंडल वाले जहाँ पर विधानमंडल है वहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री अर्थात कौन से, दिल्ली और जो पुदुचेरी है जहाँ पर क्या है जो संघ शासित प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही साथ जो अन्य संघ
और राज्य क्षेत्र में जो उपराज्यपाल होते हैं वो भी क्या है, देश के अंदर शामिल होते हैं। फिर एक क्षेत्रीय परिषद होती है, इसका गठन भी क्या कहा जाता है कि गठन एक से अधिक राज्यों और क्षेत्रों के संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। यानी दो राज्यों के बीच में अगर किसी प्रकार का मुद्दा होता है या किसी प्रकार की जो समस्या होती है उसके समाधान के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। इसका निश्चित क्या होता है, एक निश्चित कार्यकाल होता है और उनका संयोजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और उसका समस्या या उस कार्यकाल के बाद इस जो परिषद होती है इसका क्या कहा जाता है, विघटित किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता होती है वो नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित सदस्य द्वारा की जाती है और अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला कहता है विशेष आमंत्रित सदस्य, जिनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है किसी समस्या के लिए सुझाव देने के लिए, तो उसको भी देखिए जैसे उसके विशेषज्ञ हैं, सुवैज्ञानिक है या फिर अभ्यासी व्यक्ति है, उनको भी आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सरकार के भारतीय स्वरूप और एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। यानी भारत में सरकार ने जो भारतीय का जो स्वरूप है वो एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो पहला है एकल और लचीला संविधान। तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारी सरकार का जो एकात्मक स्वरूप का भी क्या करता है, वर्णन करता है। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाएं, जो हमारी जो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, ये सारी की सारी सर्विस है, वो भी कहीं ना कहीं जो हमारे जो संविधान है उसका एकात्मक स्वरूप का और इशारा करते हैं। अगला कहता है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। ठीक है, तो ये भी क्या है, जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है ये भी क्या है, कहीं ना कहीं एकात्मक प्रवृत्ति की ओर क्या आते हैं, ध्यान केंद्रित करती है। तो हमारा जो इसका आंसर हो गया वो क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो यही सारा इसके अंदर दे रखा है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत के अंदर क्या है, केंद्र और राज्यों में अपने अलग अलग अर्थात दो संविधान नहीं है। वहाँ पर क्या है, दो संविधान है, मगर भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर एक ही संविधान अपनाया गया है जो कि एक संघीय व्यवस्था पर आधारित है। यानी जो चीज़ केंद्र में संसद पर लागू होती है वही चीज़ राज्य पर कहीं ना कहीं विधानसभा पर लागू होती है। अगला है जो अखिल भारतीय जो हमारी सेवाएं हैं, जो हमने देखा था, जो कि कहीं ना कहीं क्या होता है, उनको हटाने का जो प्रोसीजर होता है वो संसद के पास यानी केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है। अगला कहता है जो जो कहीं ना कहीं जो राज्य में अनेक जो विवेकाधिकारी शक्तियाँ जो राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए की जाती है वो कहीं ना कहीं एकात्मक प्रवृत्ति का ही क्या करती है, उदाहरण प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि ये जो जनसंख्या की बात हो रही है इसमें किसी भी नागरिक की बात नहीं हो रही है, जनसंख्या की बात हो रही है। यानी हमें जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बात करनी है। जिसमें से का पहला कथन कहता है कि एनआरपी तो सॉरी एनपीआर क्या है, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर केवल नागरिकों को शामिल करती है। तो हमने बात देखी भी जनसंख्या के अंदर जो भारतीय नागरिक ही नहीं ऐसे नागरिक भी शामिल होते हैं जो भारत में कुछ समय से रह रहे हैं। ठीक है, और जो कहीं ना कहीं जो हमारे हम कहते हैं जो शरणार्थी होती है उसकी समस्या को भी समाधान के लिए ये चीज़ बनाई गई है। तो इसका जो पहला कथन हमारा इससे ही हमारा जो नाम पढ़ने से ही सॉल्व हो जाता है। तो इसका अगर हम पहला गलत हो जाता है तो हम अगर पहला काटते तो ए गया और हमारा डी आंसर गया। अब हमारे पास आंसर बचा है केवल बी और सी। ठीक है। दूसरा कहता है भी भारत में प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनआरपी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कोई भी सामान्य निवासी है उसको क्या करना, जो हमारे जो एनपीआर है उसके अंदर क्या करना, पंजीकरण करना अनिवार्य है। अगला कथन क्या कहता है कि भाई एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में 2011 की जनगणना के मकान सूचीकरण के साथ ही आंकड़े एकत्रित किए गए थे। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। तो पूछा गया सही आंसर, तो सही आंसर है इसका बी। ठीक, बस यही चीज़ इसके अंदर दिया गया है। जो जो हमारी जो एनआई है जो एनआरसी है ये एनपीआर को इसी प्रकार से भिन्न बनाती है क्योंकि उसके अंदर केवल भारतीय नागरिक होंगे और इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो भारत में 6 माह के अंदर जो रह रहा है उसका भी इरादे यानी जो कहीं कहीं जो 6 माह से या 6 महीने से भारत के अंदर रह रहा है तो उसको भी इसके अंदर क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जो जनसंख्या रजिस्टर होता है इसको 1955 के तहत बनाया गया था और जो इसके लिए इसके अंदर पंजीकरण करवाना हमारे लिए क्या है, अनिवार्य है। प्रत्येक जो सामान्य निवासी है यानी सामान्य निवासी के लिए, ठीक है, जो भारत के अंदर निवास करता है। उसके अलावा भारत के रजिस्टर में जो रजिस्टर जनरल द्वारा अगस्त के में जारी एक सूचना में कहा गया है कि असम राज्य में हाल ही में पूर्ण रूप से एनआरसी गणना को देखते हुए इस राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को शामिल नहीं किया गया। यानी यहाँ पर जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही के अंदर इसको शामिल नहीं किया गया। इसका आयोजन स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। कौन से, स्थानीय स्तर पर,
उपजिला स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसका यानी आयोजन किया जाता है। एनपीआर 2021 की जनगणना हेतु नियुक्त भारत के महापंजीयन कार्यालय द्वारा मकान सूची चरण का आयोजन के साथ किया गया था। इन आंकड़ों को वर्ष 2015 के अंदर कौन सी 2011 की जनगणना के आधार पर लिया गया था। ठीक है, तो हमारा तीसरा कथन भी क्या था, सत्य था। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। तो इसका जो पहला कथन हम अगर गौर से पढ़ें तो ऐसी कोई हम कैसे जो मूल अधिकार जो हमने जो मूल ढांचे का जो कंसेप्ट पढ़ा था वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ही रोकने के लिए था। तो हमारा जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। अगला कथन क्या कहता है, भी केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है भी कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं है। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि ये कौन निर्धारित करता है, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करती है। तो पूछा गया सही कथन, दोनों ही कथन गलत हैं, तो आंसर हो गया हमारा इसका डी। ठीक, बस यही चीज़ इसके अंदर लिख रखी है। भी उच्चतम न्यायालय केशवानंद जो हमारा भारती का जो केस हुआ था उसके अंदर ये निर्णय दिया था कि जो मूल ढांचे के साथ किसी प्रकार की संसद कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, भी एशिया अवसंरचना निवेश बैंक जिसको बोलते हैं हम, जो एशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा जो बैंक है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, भी भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, शेयरधारक है। तो इसका जो दूसरा का पहला कथन है वो सत्य है, क्योंकि जो पहला चीन है और दूसरा कौन सा है इसके अंदर, भारत है। अगला कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों ही इसके सदस्य देश नहीं है। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। ये दोनों ही देश ऐसे हैं जो कि एशिया अवसंरचना निवेश बैंक है उसका क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। तो पूछा गया सही कथन, तो दोनों ही कथन सत्य है। तो आंसर हो गया हमारा इसका सी। ठीक है, तो ये जो एशियन ये हमारे जो पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, अभी हाल ही के अंदर इनका जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसका उपाध्यक्ष क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। ये एक प्रकार की जो बहुपक्षीय एक बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया के आर्थिक व सामाजिक परिणामों में सुधार करना है। इसमें अध्यक्ष और मंत्रिमंडल के साथ कितनी 167 परियोजनाएं हैं, जिसका लक्ष्य निर्धारित कहीं न कहीं इन परियोजना को अनुमानित बैंक क्या कहता है, जो लक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकता देता है। इसके अंदर 105 सदस्य देश शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भी है, भी जो भी इसके अंदर शामिल होना चाहता है वो भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, बीजिंग यानी चीन के अंदर है। और इसकी स्थापना 2015 के अंदर बीजिंग में की गई थी। और एशियन जो हमारा जो बैंक है, ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो बैंक है, किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में भारत इससे अधिक ऋण की स्वीकृति प्रदान कराता है। और इसके अंदर लगभग 6.7 अरब डॉलर की कितनी 28 परियोजना को वित्त पोषित कर रहा है भारत के अंदर ये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कि अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कहता है भी निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की कमी या कमियां हो सकती है, यानी जो लोकतंत्र है हमारे इसके अंदर कुछ कमियां होती है, इनमें से कौन सी कमी है जो हम कह सकते हैं भी जो कमी लोकतंत्र की हो सकती है। जैसे पहला कहता है भी लोकतंत्र में जो नेता है वो बदलते रहते हैं, जिसमें अस्थिरता उत्पन्न होती रहती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसके अंदर हमारी जो नेता है वो प्रत्येक 5 वर्ष में बदल जाती है, या इस्तीफा देकर 5 वर्ष से पहले भी बदल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र की क्या मानी जाती है, कमी मानी जाती है, जो कि क्या कहते हैं भी हमारी जो नीतियाँ होती है वह बहुत लंबे टाइम की नीतियाँ नहीं बना सकते हैं। अगला कहता है लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित होता है, यानी चुनाव जीतने के लिए लोग भ्रष्टाचार को क्या कहता है दिनों दिन बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की क्या एक कमी है। अगला कहता है लोकतंत्र में उग्र और गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो कथन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का जो नाम है वही उत्तरदायी सरकार की है। इसके अंदर सरकार की जिम्मेवारी होती है भी लोगों को क्या दे, जवाब दे। तो इस प्रकार से सही उत्तर इसका चुनना है, तो सही उत्तर इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, तो यही सारा इसके अंदर दे रखा है। तो आगे ये क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आगे हम जो अगले क्वेश्चन है वो अगली वीडियो के अंदर कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम आज भी वैसे काफ़ी लंबी है, 10 क्वेश्चनों के लिए हम लिमिट रखेंगे 10 या 15-12 मिनट की। तो आज वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं आगे के क्वेश्चनों के लिए। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।